हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक और चर्चा करेंगे। हिस्ट्री का टॉपिक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इससे क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन तक आते हैं, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ये सीटेट के अलावा किसी भी स्टेट का टेट हो या वर्ग 1, 2, 3 हो या यूजीसी नेट हो या यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट की पीसीएस हो या स्लेट या सेट हो किसी भी स्टेट का, तो उनमें सब में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी समय जो इसमें चर्चा की जाएगी टॉपिक है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो जब ब्रिटिश कंपनी की चर्चा की जाएगी जो 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के आदेशानुसार यहाँ व्यापार करने के लिए आती है। और चूँकि मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब तक की यदि बात करें तो थोड़ी बहुत शक्ति थी। औरंगजेब शक्तिशाली शासक था, लगभग 2/3 से भी ज़्यादा भारत पर उसका प्रशासन था, पकड़ थी अच्छी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जिस प्रकार से बिखर गया मुग़ल प्रशासन, तो उसका लाभ जो है वह क्षेत्रीय जमींदारों ने उठाया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिए, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ियों में देश बंट गया, जिसका फ़ायदा हुआ ब्रिटिश कंपनी को। ब्रिटिश कंपनी जो 1600 ईस्वी में इस्टेब्लिश होती है हुगली पश्चिम बंगाल में, तो एक कोलकाता जो आज शहर है वो एक कालीकत नाम से गांव में स्थापित था। तो पहले वह कालीकत नाम का एक गांव था जो वर्तमान में कोलकाता हुआ, कलकत्ता शहर के रूप में विकसित हुआ। तो उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि आते हैं, और जब हम बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ अली वर्दी खां नाम का शासक था। लेकिन क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु शायद 1656 या 1556 में ऐसे होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह 1651 में अपना व्यापार हुगली के तट तक लाती है। लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे व्यापार के साथ वह जमींदारों को क्या करती है, अपने तरफ मिलाती है। और अपने तरफ मिलाने के बाद वहाँ पे कुछ जागीर ले लेती है और स्वयं जमींदारी ले लेती है कुछ ज़मीन की। इस तरह से वह आगे बढ़ती है और अपने व्यापार को फैलाती है। व्यापार फैलाने के साथ साथ अचंभे की बात यह थी कि उसने अपनी किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था, जो अली वर्दी खां को पसंद नहीं आई। और उसने क्या किया, उसके बाद जो हुआ, अली वर्दी खां जब 1756 में उसका देहांत हो जाता है तो उसका पुत्र जो है शासक बनता है सिराजुद्दौला। तो उसने इसका विरोध किया और जो भी अंग्रेजी कंपनी हुगली नदी के तट पर थी पश्चिम बंगाल में, तो उसने उनसे युद्ध कर दिया। और जो ब्रिटिशर्स व्यापारिक सैनिक थे उनको उसने बंदी करा लिया और जो उनका व्यापारिक केंद्र था उसमें ताला मार दिया गया। तो इस प्रकार से वह उनको नागवार गुजरा। इस प्रकार से वह विचलित हुए और उन्होंने योजना के तहत कार्य किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी का युद्ध जब वो भयभीत हुए यहाँ से, तो चूँकि दक्षिण में रॉबर्ट क्लाइव था, तो वहाँ से वो सैनिक लेकर आता है, मदद करता है और प्लासी के युद्ध में परास्त कर देता है, जिससे व्यापारिक वर्चस्व उसका और बढ़ जाता है। और यहाँ से अब मूल रूप से व्यापारिक वर्चस्व शुरू हो जाता है कंपनी का। तो इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है कि कंपनी कब आती है, किसके फरमान पर। फरमान तो यहाँ के मुस्लिम शासक करते थे, वहाँ का जो इजाज़तनामा था ब्रिटेन की महारानी का, उसको लेकर आती है और व्यापार करती है। और व्यापार से धीरे 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 सत्ता को अपने हाथ में लेकर के साम्राज्य स्थापित करती है और प्रशासन पूर्णतः से संप्रभु कर लेती है और भारत एक औपनिवेशिक बन जाता है उनका। तो इस बारे में इस पर चर्चा की गई है।
तो यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और ये जो टॉपिक डाले जा रहे हैं यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सीजी टेट का भी एग्ज़ाम है और उसके बाद सीजी सेट का भी है, उसके पहले सीजी सेट से पहले आपका सीटेट का है। तो उसके लिए तो रामबाण जैसा है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखें और पढ़ें और अपनी नोट्स बनाएं। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। थोड़ा बड़ा पाठ है चूँकि इसमें विभिन्न प्रकार की उठापटक आएगी, कैसे इस्टेब्लिश हुई। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। ये 1707 में इसकी डेथ हो जाती है। इन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जो औरंगजेब था उसका भारत के बहुत उत्तर से दक्षिण तक उसका नियंत्रण वाकई में था। मराठाओं से उसका हमेशा संघर्ष चला है, वो कभी मराठाओं को नहीं परास्त कर पाया, क्योंकि उनको शिवाजी को वह पहाड़ी चूहा कहकर पुकारता था। फिर जब इसकी मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की भी मृत्यु हो जाती है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मराठा और प्रबल हो जाते हैं, मुग़ल थोड़ा दब जाते हैं। तो खैर वो बाद की बातें हैं, अभी हम टॉपिक पर आते हैं। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लेंगे। उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। जैसा कि मैं बताया था, ये स्वतंत्र हो जाएंगे और रियासतें कायम कर ली। तो इसमें उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थीं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावशाली केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो इसमें बताया गया है कि मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब तक स्थिति अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए औरंगजेब के, तो उनका उतना वर्चस्व और नियंत्रण नहीं था, इसलिए जो उनके अंडर में जागीरदार जमींदार थे, उन्होंने धीरे धीरे अपना स्वतंत्र क्षेत्र और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करने लगे और रियासतें बट गईं, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होने लगा, अर्थात उसका क्षेत्र कम होता चला गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट में है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है कि अंग्रेजों के रूप में एक शक्ति क्या हुई, क्षितिज होने लगी, उदय हुआ। अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? हम इसी की चर्चा कि एक व्यापारिक कंपनी किस प्रकार से एक पूरे भारत को औपनिवेशिक बना लेती है, तो वह घटनाएं कैसी कैसी थीं, कैसे कैसे घटी, उसी के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे विस्तृत एकदम। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की जा रही है। ये कैप्टन साहब हैं, हडसन साहब, ये बहादुर शाह जफर और उनके ये बेटे, इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। तो इस कोर्ट में बताया गया है कि औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन, 1857 की क्रांति हुई थी, तो जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। जैसे ही घोषणा की पब्लिक ने कि ये हमारे नेता हैं, वैसे ही अंग्रेजों ने इनको क्या किया, गिरफ्तार करके काले पानी की सज़ा रंगून भेज दिया था, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। तो इस प्रकार से इनको देश निकाला, काले पानी की सज़ा हो गई थी और इनके बेटों को वहीं मृत्युदंड दिया गया था इनके सामने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ये आता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो क्रांतिकारी अपना नेता किसे चुने थे? तो बहादुर शाह जफर को आप याद रखेंगे, क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
और उस समय का नवाब कौन था, तो उसको भी आप याद रखेंगे, कैप्टन हडसन को। और बहादुर शाह जफर, ये विद्रोहियों के क्या थे, नेता थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब शुरू होती है कहानी यहाँ से। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। कंपनी आती कब है, किसके माध्यम से आती है? ये चूंकि पश्चिमी एरिया है ब्रिटिश आइसलैंड, और यहाँ से होते हुए अफ्रीका से होते हुए ये मुंबई, मद्रास और कलकत्ता यहाँ पहुँचती है। ये पूर्वी इलाका है सभी, ये पूर्वी इलाका है मैप का, और ये पश्चिमी इलाका है। तो इस प्रकार से कंपनी आती है। 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते बताए गए हैं इसमें। सेंट हेलेना, केप टाउन, केप ऑफ होप, गुड होप से होते हुए सीधे आप भारत पहुंचते थे। तो यहाँ बताया गया है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये आप याद रखेंगे जो मैं शुरू में बताया था, चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। तो ये जो कंपनी थी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी थी, इसने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर, अर्थात वहाँ चार्टर बोला जाता था इजाज़तनामा या घोषणा पत्र उनका, जिसमें इजाज़त दी जाती थी कि हाँ भैया आप व्यापार कर सकते हैं। तो इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। अब पूर्व अर्थात ये पूर्व दिशाएं हैं, पूर्व के देश हैं, तो यहाँ पर अधिकार मतलब व्यापार करने का कंपनी को क्या मिल गया, एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। तो जब इजाज़तनामा महारानी का मिल जाता है तो उनको एकाधिकार मिल गया, जिससे अन्य कोई कंपनी अब क्या करेगी, इस क्षेत्र में उनसे कंपटीशन नहीं करेगी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी ओर अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। मैं बताया कंपटीशन का कोई भय नहीं था उनको, क्योंकि किसी और को यह अधिकार नहीं दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। तो इस प्रकार से इसमें वर्णित है। अब हम देखते हैं आगे। तो उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर वाणिज्यिक जो कंपनियां थी अर्थात व्यापारिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमतों पर बेच सकती थी। यदि प्रतिस्पर्धा होती तो वह भी वे उतनी ऊंची कीमत न पाते। यदि प्रतिस्पर्धा होती तो वे उतनी ऊंची कीमत वहाँ यूरोप में न पाते, क्योंकि जब पुर्तगाली भी आया था वास्को डी गामा, तो वो कुछ मसाले और चीज़ें यहाँ से लेकर गया था, तो वो लगभग 10 गुने 100 गुने मुनाफे पर था सारा खर्चा काटने के बाद, इसलिए और बढ़ावा मिला था। फिर है नेक्स्ट पैरा। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ वुड का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। तो आप याद रखेंगे कि पुर्तगाली जो है अंग्रेज़ों से पहले कहाँ भारत पहुँच चुके थे, और पश्चिमी तट में कहाँ, गोवा में अपना ठिकाना भी बना चुके थे। तो आप इनको याद रखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स जो इंग्लैंड का जहाज़ था, तो केप ऑफ वुड, ये जो अफ्रीका का नीचे वाला दक्षिणतम इलाका है, वहाँ केप ऑफ वुड से होता हुआ जाता था। तो वहाँ से जब चक्कर लगाता हुआ हिंद महासागर पार करते तक क्या हुआ, पुर्तगालियों ने क्या किया कि भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। तो पुर्तगाली वहाँ पहले आ चुके थे। इस बात को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रिटिशर्स पहले आए, पुर्तगाली तो पुर्तगाल की खोजी यात्रा वास्को द गामा, इनको आप विशेष याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग को क्या किया, समुद्री मार्ग का पता लगा लिया इन्होंने। तो यह क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज, समुद्री मार्ग खोजने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा। तो यात्री कौन था, वास्को द गामा, और सन 1498 इसको आप नोट कर लेंगे विशेष रूप से IMP लगाकर।
फिर है 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि डचों की कंपनी भी कहाँ हिंद महासागर में व्यापारिक संभावनाएं तलाशने लगी, और उसके कुछ ही समय बाद क्या हुआ, बाद में फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो इस प्रकार से पुर्तगाली, ईस्ट इंडिया, डच और फ्रांसीसी, तो इनको आप याद रखेंगे, क्रम से भी याद रखेंगे, क्रम भी आप बना लें, इसका क्रम भी आप याद रखेंगे। क्रम से भी चीज़ें सही जोड़ी में पूछ दी जाती हैं कि आप क्रम से बताएं कौन पहले आया। तो पुर्तगाली, उनके कुछ समय बाद ये डच भी आ गए थे, और उसके बाद फ्रांसीसी। तो उस पुर्तगालियों के बाद ब्रिटिशर्स आए थे, फिर उसके बाद डच और फ्रांसीसी, इनको आप याद रखेंगे। फिर है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक की परिभाषा देख लेते हैं कोर्ट में। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाना ही वाणिज्यिक कहलाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, वास्को दी गामा से पुर्तगाली यात्री था, कहाँ का यात्री था, पुर्तगाल का था, कब आया, 1498 में भारत पहुँचा, और कहाँ पर अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो गोवा पर। यहाँ से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, तो कपड़ों में क्या मांग थी, तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ किस चीज़ की ज़्यादा मांग थी। तो जो भारत के बने हुए बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त वहाँ मांग थी, कहाँ, यूरोपीय देशों में। इसके अलावा क्या थी, तो मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। भारतीय मार्केट में जो है इनकी कीमतें क्या हो गई, बढ़ने लगी, और उनसे मिलने वाला मुनाफा क्या हुआ, गिरने लगा। डिमांड तो बढ़ी, पर डिमांड के हिसाब से मुनाफा भी बढ़ना चाहिए ना, तो मुनाफा क्या हुआ, गिरने लगा। कीमतें बढ़ी पर फिर भी मुनाफा क्या हुआ, गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे प्रतिस्पर्धी कंपनियों को क्या करें, खत्म कर दें। तो कंपनियों के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो वे, इस लाइन का अर्थ है कि प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें, अर्थात वे युद्ध करेंगे अब। इसलिए प्रतिस्पर्धा में अब क्या हुआ, खत्म करना एक दूसरे को उनका लक्ष्य हो गया। तो फिर क्या हुआ, अब आगे बताता है, लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की क्या हो गई, शुरुआत। आप क्रम से समझते जाइएगा, क्योंकि इतिहास में एक क्रम मिलता है। कंपनी कब आई, कौन कौन सी कंपनियां आई, तो पुर्तगाली भी आई, ब्रिटिशर्स की ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, डच की भी आई और फ्रांसीसी की भी आई। अब जब उनमें एक ही चीज़ डिमांड ज़्यादा थी, एक तो सूती, बारीक सूती कपड़ों की और रेशम की और मसालों की, तो सारी कंपनियां इन्हीं चीज़ों का व्यापार करने लगी, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि मुनाफा क्या होने लगा, कम होने लगा, जिससे अब युद्ध होना तय था। इसलिए अब कंपनियों में माहौल ये बना, लिहाजा कि बाजार में कब्जे के लिए व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। तो इस प्रकार से अब प्रतिस्पर्धा में लड़ाई बीच में आ गई कि जिसकी जहाज़ जा रही है उसको लूट लो, उसको रोक दो, परेशान करो कुल मिलाकर। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट, तो यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। तो जो व्यापारिक चौकियां बनी थी, तो उनको अब क्या किया, किलेबंदी कर दी गई। और जब किलेबंदी होगी तो भारतीय राजाओं को भी दिक्कत जाएगी, इसलिए उन्होंने भी फिर युद्ध में भाग लेना शुरू कर देंगे, वो भी अभी आगे आएगा इसका जिक्र। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी क्या हुआ, टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए
मुश्किल होता जा रहा था। अब इसकी विस्तृत चर्चा लड़ाइयों की किस प्रकार से स्थानीय शासक जो थे उन्होंने कैसे ये मुद्दा उठाया और संघर्ष करना शुरू किया, उसकी चर्चा अब आगे मिलेगी। तो इस प्रकार से आप क्रम जरूर याद रखेंगे, तभी आप वहाँ क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे कि किस प्रकार से कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो लड़ाई हुई, लूटपाट होना शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने चौकियों पर अपने किलेबंदी की, और जब किलेबंदी की तो ये भय उत्पन्न हो गया स्थानीय प्रशासकों को कि आज ये किलेबंदी कर रहे हैं, कल हमारा राज्य भी हड़प लेंगे, इसलिए अब उनसे भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली कहाँ आए थे? गोवा में। ये इस बात को आप ध्यान रखेंगे विशेष, और ब्रिटिश से पहले आ चुके थे, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, कोलकाता वाला इलाका, पश्चिम बंगाल। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। यह क्वेश्चन हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट करेंगे कि पहली जो इंग्लिश या ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहाँ से क्या करते थे? अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश कंपनी के या ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको फैक्टर कहा जाता था या फैक्टर के नाम से जाना जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस होते थे, जो आज भी वेयर हाउस होते हैं, आप लोग देखे होंगे, डिपो बोलते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं, जिसमें चीज़ों सामानों को सुरक्षित रखा जाता है बड़ी मात्रा में। फिर उनका आज भी वहाँ से गोडाउन टाइप का वेयर हाउस भी होता है और डिपो भी होते हैं बड़े बड़े, जिसमें माल एकत्रित कर लिया जाता है, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट फुटकरों को किया जाता है। तो उसी प्रकार इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ें जमा कर दिया जाता था, जहाँ यह इकट्ठी कर ली जाती थी। यहीं पर उनके क्या थे? दफ्तर थे, जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागारों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे व्यापार फैलता गया, तो वैसे वैसे सौदागारों को और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास उन्होंने बसने के लिए क्या किया? प्रेरित किया, जिससे उनको व्यापार में संतुलन बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए उनको सुविधाएं मिल जाती थी। दूर से आने की अपेक्षा नज़दीक में ही उनको सारी सुविधाएं मिल जाती थी। उसके बाद 1696 तक कंपनी ने इसी आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। तो किला बनाना शुरू कर दिया कब? 1996 तक। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गांवों की जमींदारी ले ली। क्या करी? जमींदारी ले ली, रिश्वत दे करके अपनी तरफ मिला लिया और 3 गांवों की उन्होंने जमींदारी स्वयं ले ली। इसमें से एक गांव कालीकाता, जो मैं बताया था आपको, कालीकाता ही अब आगे चल करके कोलकाता, फिर कोलकाता से कलकत्ता बन जाएगा। तो कालीकाता था, 3 गांवों में से एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे हम कोलकाता कहते हैं, है ना? तो अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। अर्थात कंपनी ने अपनी तरफ किसको किया? औरंगजेब को भी मिला लिया कि वे कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की इजाज़त दे दें या फरमान जारी कर दें। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने किया क्या। तो नेक्स्ट पैरा है फरमान, समझने की फरमान क्या है? तो जो मुगल शासक थे उनके द्वारा एक आदेश जारी किया जाता था व्यापार के लिए, उसको हम बोलते थे एक शाही आदेश, है ना? फरमान का अर्थ है एक शाही आदेश, जिसको कौन जारी करता था? तो मुगल सम्राट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने के लिए और अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारों का फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुफ्त व्यापार का क्या मिला? अधिकार मिला। किसके फरमान से? औरंगजेब के।
कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल के राजस्व वसूली क्या हो गई, बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों न करते। तो वहाँ का नवाब था मुर्शिद कुली खां। तो इसमें इस बात को संकेत बताया गया है कि जो औरंगजेब थे उन्होंने फरमान जारी करके बताया औरंगजेब ने कि भैया ठीक है, मैं कंपनी को व्यापार शुल्क मुफ्त अर्थात तुमसे कर नहीं वसूला जाएगा, छूट देता हूं। लेकिन उसने कोई चिन्ह और किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया था। तो क्या हुआ कि लाइसेंस व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी उसकी, तो उन्होंने क्या किया, जैसे उनने फरमान जारी कर दिया तो कंपनी तो ठीक है, कंपनी कर रही है, कंपनी में जो कर्मचारी थे छोटे छोटे व्यापारी उन्होंने व्यापार चलाना शुरू कर दिया और उसका गलत फ़ायदा उठाने लगे। कंपनी के साथ साथ हर अंग्रेजी व्यापारी और अंग्रेजी कर्मचारी क्या किया, उन्होंने भी व्यापार करना शुरू कर दिया और क्या किया, कर देने से मना कर दिया। इस प्रकार से बंगाल की जो राजस्व वसूली थी वह कम हो गई, जिससे क्या हुआ, वहाँ का नवाब जो था मुर्शिद कुली खान वह उसका विरोध करने लगा कि भैया यदि आपको व्यापार करना है तो कर देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पर मना बोल दिया। अब होगा युद्ध। चूंकि उन्होंने किलेबंदी भी शुरू कर दी थी, अब यहाँ कर देना भी बंद कर दिया। तो अब देखते हैं अब स्थिति कैसी बनती है। तो इसको यहाँ याद आप रखेंगे, जो है नवाब मुर्शिद कुली खां, बंगाल का उस समय नवाब कौन था, तो मुर्शिद कुली खां। और क्वेश्चन यह आता है कि औरंगजेब का जो फरमान था वह किनको मुक्त व्यापार करने के लिए निर्देशित करता है, तो वह कंपनी को, सिर्फ कंपनी को। लेकिन कूट के रूप में पूछेगा कि उसका फ़ायदा वहाँ के कर्मचारियों ने भी क्या उठाया, तो जी हाँ, वहाँ के कर्मचारी अर्थात अफसर ने भी यहाँ लिखा है निजी तौर पर व्यापार चलाने लगे। यह छूट नहीं थी उनको, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, अर्थात उसका गलत इस्तेमाल किया, जिससे बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां इसका विरोध करने लगा। अब यह चित्र दिखाया गया है, इसमें 1867 की स्थिति बताई गई है कि मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये डायग्राम है, उस समय का चित्र है। अब हम देखते हैं आगे कि मुर्शिद कुली खां के विरोध के बाद स्थिति क्या होती है। तो व्यापार से अब क्या हुआ, अब युद्धों की ओर हम बढ़ेंगे, क्योंकि अब स्थिति अर्थात पानी सिर के ऊपर जाने लगा था। तो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। चूँकि पहले औरंगजेब का शासन था इसलिए वे कुछ नहीं बोलते थे, थोड़ा बहुत दबाव थे। लेकिन औरंगजेब 1707 में मर गया। उसके बाद जब बंगाल के नवाब स्वतंत्र अपने घोषित कर दिए तो क्या हुए, अपनी शक्ति दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी, कई अन्य क्षेत्रों की स्थिति भी ऐसी ही थी, उन्होंने भी अपने स्वतंत्र घोषित कर दिया था अपने आप को। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला, ये बंगाल के क्या बने, नवाब बने। तो इनका क्रम आप याद रखेंगे कि जिस समय इस्टेब्लिश हुआ और किलेबंदी हुई तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था। फिर उसके बाद अलीवर्दी खां। 1756 में, जब 1756 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है तो फिर सिराजुद्दौला लड़ाई लड़ता है। तो अभी इसका जिक्र आगे आएगा, आप देखें। तो सिराजुद्दौला, ये तीनों बंगाल के नवाब थे, ये सभी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियायतें देने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम भैया रियायत नहीं दे पाएंगे, आप पूरा कर देंगे तभी व्यापार कर पाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे गए, अर्थात टैक्स, नजराना वही है, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया। किसे, कंपनी को। कंपनी जो थी तो उसे जो व्यापार के लिए अधिकार दिया गया, तो बोला गया कि आप भाई नजराना देंगे तभी आप व्यापार यहाँ करेंगे, और सिक्के आप यहाँ नहीं ढाल सकते हैं, यह अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसा बंगाल के नवाबों ने आदेश दिया उनको, और उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से क्या किया, रोक दिया कि अब आप इससे ज़्यादा किलेबंदी भी नहीं बढ़ाएंगे।
कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। तो जो फरमान जारी किया था औरंगजेब ने सिर्फ व्यापारियों के लिए, तो कंपनी क्या करती थी, धोखाधड़ी करती थी। सभी वहाँ के कर्मचारी भी व्यापार करते थे और शुल्क नहीं देते थे। इससे क्या हुआ, राजस्व में कमी आई। तो बंगाल सरकार धोखाधड़ी का आरोप लगाया उन पर और दलील दी, मतलब पेशकश की दलील दी, बताया उनको कि भाई हमारे राजस्व की वसूली में कमी आ रही है क्योंकि आप धोखाधड़ी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। इस प्रकार से नवाब बोलता है। फिर और नवाबों की ताकत क्या थी, जब राजस्व की वसूली कम हो गई तो नवाब की ताकत कमज़ोर होने लगी, क्योंकि अब सैनिक भी भागेंगे, उतना राजस्व नहीं आएगा तो वेतन टाइम से नहीं दे पाएंगे। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, कंपनी ये शर्तें मानने को भी तैयार नहीं थी, ऐसा बताया जाता है। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। तो जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी थे, अफसर थे, उन्होंने बंगाल के नवाब को चिट्ठी लिखी, अपमानजनक चिट्ठी लिखी, ऐसी वैसी नहीं, अपमानजनक चिट्ठी लिखी। और जो नवाब थे उनके अधिकारियों को भी अपमानित करने का प्रयास किया गया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा। अब हम देखते हैं आगे, ये रॉबर्ट क्लाइव साहब हैं, इन्होंने ही सिराजुद्दौला को हराया था। तो नेक्स्ट पैरा है, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तो जो इसमें लास्ट पैरा बोलता है, तो कंपनी क्या करती है, जब ये मांगे रख देता है बंगाल का नवाब, तो कंपनी बताती है कि भाई ये बेतुके मांगे कंपनी पूर्ण नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी इस प्रकार में क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगा व्यापार उनका। और कंपनी यह सजेशन देती है कि व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार यहाँ से शुल्क हटा ले। और कंपनी को इस बात का यकीन भी था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी और खरीदने पड़ेंगे क्या, गांव। जैसे अभी भी यदि आप कंपनी बिठा रहे हो तो पहले ज़मीन आपको खरीदनी पड़ेगी, कुछ वहाँ डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस समय बोले कि हमको आबादी बढ़ानी पड़ेगी और गांव भी खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण भी करना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रियाएं हमको करनी पड़ेगी, तभी व्यापार संभव है। ऐसा कंपनी के द्वारा दलील दी गई। लेकिन जब ये टकराव बढ़ता गया तो जो इसका परिणाम हुआ, तो क्या हुआ, प्लासी का युद्ध। इन सभी चीज़ों का निचोड़ है प्लासी का युद्ध। तो ये क्वेश्चन कूट के रूप में पूछे जाते हैं कि जब बंगाल के नवाब ने कंपनी को टैक्स देने के लिए, किलेबंदी रोकने के लिए फरमान जारी किया या आदेशित किया, तो कंपनी ने उसका जवाब क्या दिया। दूसरा कोड दे देगा कि कंपनी ने इसको मान लिया या इससे इनकार कर दिया। फिर तीसरा कूट देगा कि इसका परिणाम क्या हुआ, प्लासी का युद्ध या कोई और युद्ध दे देगा। तो कंपनी ने इसे इनकार कर दिया और उन्होंने दलील दी कि व्यापार तभी संभव है यदि आप टैक्स लगाएंगे तो व्यापार तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम, इसलिए टैक्स आप नहीं, शुल्क आप मत लगाइए इसमें। और यदि व्यापार बढ़ाना है तो हमको गांव अधिक से अधिक खरीदने पड़ेंगे, लोगों को हमको लाना पड़ेगा, बसाना पड़ेगा यहाँ, और किलों का भी पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन नवाब मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए क्या हुआ, टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और परिणाम यह हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ। अब यहाँ कठपुतली शब्द का अर्थ बताया गया है। यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो आगे कुछ शासक आएंगे जो अंग्रेज उन्हें कठपुतली की तरह नचाएंगे और फ़ायदा लेंगे। तो अभी ये आएंगी बातें। अब हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध डायरेक्ट इसकी डेट पूछी जाती है। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं और इन्हीं के साथ प्लासी का युद्ध होता है।
तो प्लासी का युद्ध आप इसे याद रखेंगे। हम आगे देखते हैं प्लासी के युद्ध को। 1756 में अलीवर्दी खां, अभी कौन था? मुर्शीद कुली खां। अब आता है अलीवर्दी, इसके बाद आएगा सिराजुद्दौला। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुर्शीद कुली खां था, फिर मुर्शीद कुली खान के बाद बनता है अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के बाद बनेगा सिराजुद्दौला। तो 1756 में क्या होता है? अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला। तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि प्लासी के युद्ध में यही पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए क्वेश्चन आता है प्लासी के युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया। अंग्रेजों की तरफ से कौन अफसर था और नवाब कौन था? तो नवाब था सिराजुद्दौला, अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव आएंगे जिसका वर्णन अभी आगे मिलेगा। तो कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, कंपनी जो थी उसको सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। इसलिए सिराजुद्दौला को हटाना जरूरी था क्योंकि सिराजुद्दौला ताकतवर शासक था और उसने वो शर्तें अभी क्या किया? लागू रखा जो मुर्शीद कुली खां बोल के गया था। तो वो अभी शर्तें लागू हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को वह नागवार गुजरी। अंग्रेज ऐसा नवाब चाहते थे जो कठपुतली की तरह मात्र बैठा रहे और उनके इशारों पर काम करे और उनको व्यापारिक रियायतें प्रदान करे, अन्य सुविधाएं दे और आनाकानी न करे, जैसा वो करें वैसा करने दे। तो फिर आगे है कि कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जब कंपनी प्रयास करती है कि सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी अर्थात सिराजुद्दौला के शत्रुओं से जाकर के कंपनी मिलती है और सजेस्ट करती है कि हम आपको नवाब बना देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई नहीं तैयार हुआ, अर्थात कंपनी को जब कामयाबी नहीं मिली इस चीज़ में कि वह प्रतिद्वंदियों को नवाब बना पाती, जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। ये आदेश दिया किसने? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि कंपनी वालों आप मेरे राजनीतिक मामलों में टांग मत अड़ाइए, ऐसा उसने हुक्म दिया। किलेबंदी रोक दें आप और बाकायदा राजस्व चुकाएं। उसने भी यही 3 शब्द दिए जो मुर्शीद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला भी वही बोलता है कि आप हमारे राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दें, किलेबंदी अपनी रोक दें और बाकायदा राजस्व या कर चुकाएं और फिर व्यापार करें। दोनों पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि अंग्रेज भी मना बोल रहे थे कि हम नहीं देंगे, टैक्स नहीं दे पाएंगे। जब दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, जो वेयर हाउस बने थे गोदाम, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। जब बात नहीं माने अंग्रेज व्यापारियों ने और अंग्रेजी सेना ने जब उसके हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया तो क्या किया? सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित थी जो इंग्लिश फैक्ट्री अंग्रेजों की, उस पर हमला बोल करके वहाँ के जो क्या थे फौजें थी कंपनी की, उनके अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम में उनके वेयर हाउसों में ताला लगवा दिया, सीज करवा दिया। वर्तमान का यदि बोले वर्तमान की शब्दावली तो सीज करवा देना, और उनके हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज़ों के जो व्यापारिक जहाज़ थे सामान से लदे हुए या खाली भी उनको घेरे में ले लिया गया सिराजुद्दौला द्वारा। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो प्लासी का युद्ध 1756 में किसके किसके बीच लड़ा गया, उसके परिणाम क्या हुए, कारण क्या थे उसके, जिससे चुनाव नहीं यह युद्ध हुआ। तो इसमें वो सारी चीज़ें बताई हैं कि किस प्रकार से वो हुक्म देता है जिसको मानने के लिए ये तैयार नहीं होते हैं अंग्रेज। इससे स्थिति यह बनती है कि युद्ध होता है तो जो नवाब होता है 30,000 सेना के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल करके
अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेता है, वेयर हाउसों में ताला लगा देता है और हथियार छीन लेता है उनके, और जहाज़ों को घेरे में ले लेता है। तो ये 4 बातें निकलकर सामने आती हैं। अब इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। तो जो कलकत्ता में कंपनी स्थित थी, अब उधर जाने लगा नवाब कि अब हम उस पर क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। अब नेक्स्ट पैरा में बताया गया है, उसके पहले हम इस कोट को भी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था, जिसका होली पर इस्तेमाल होता था। तो ये पूछा जाता है कि प्लासी का नाम प्लासी कैसे पड़ा? तो चूंकि पलास वहाँ अत्यधिक मात्रा में था, पलास के फूल अत्यधिक उगते थे और उनका उपयोग होली खेलने के लिए गुलाल बनाने में किया जाता था, तो पलास के फूल से ही पलासी नाम पड़ा। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। लेकिन जो ये पैराग्राफ अभी पढ़ाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसमें बहुत बनते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर एग्जाम में इसमें 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को क्या कर दिया, रवाना कर दिया। तो अब जो है रॉबर्ट क्लाइव साहब महोदय वहाँ से चलेंगे, कहाँ से, मद्रास, दक्षिण से अब ये आएंगे कलकत्ता की ओर कूच कर दिया इन्होंने। जब देखा कि कलकत्ता हाथ से निकल रहा है तो मद्रास में जो कंपनी के अफसर तैनात थे, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना वहाँ से रवाना होती है। अब होगा युद्ध। इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा हॉल है। महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। तो ये लंदन की न्यायालय ईस्ट इंडिया हाउस का ये चित्र है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं मेन मुद्दे की बात कि जब रॉबर्ट क्लाइव, ये सिराजुद्दौला का डायग्राम दिखाया गया है, आप इनको भी देख सकते हैं। तो अब जब क्लाइव साहब वहाँ से सेना लेकर रवाना होते हैं तो इसमें वर्णन देखते हैं। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी, अर्थात समुद्री सेना जो थी उसकी सहायता मिल रही थी। किसको? लॉर्ड क्लाइव को नौसैनिक बेड़ों की मदद मिल रही थी, लॉर्ड क्लाइव को। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। जो सिराजुद्दौला नवाब था उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक सौदेबाजी चली कि ठीक है, कुछ आप झुको कुछ हम झुकते हैं। ऐसे लंबे समय तक सौदेबाजी चली पर बात बनती नहीं है, युद्ध होना तय था। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में, तो इस डेट को, इस सन को आप याद रखेंगे, आखिरकार 1757 में कौन? रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी का मैदान, नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला सेना का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने, अंग्रेजी सेना का। और इधर से नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। मैदान कौन था? प्लासी का मैदान था। सन कौन था? 1757। तो इसको आप याद रखेंगे। फिर है नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण क्या था? उसके सेनापतियों में एक सेनापति था मीर जाफर। ये गद्दारी कर गया था, अंग्रेजों ने इसको अपनी तरफ मिला लिया था और इसने लास्ट में युद्ध करने से मना कर दिया, उनका साथ देने लगा। और वह उसके भ्रम में था सिराजुद्दौला कि यह मेरी तरफ से युद्ध करेगा। उसकी चर्चा आगे मिलेगी। तो जो सेनापति था इसका सिराजुद्दौला का मीर जाफर, इसकी कारगुजारियाँ भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। लास्ट में रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया। किसको? मीर जाफर को, कि सिराजुद्दौला को हटा करके हम मीर जाफर को नवाब बना देंगे। बंगाल का नवाब, अर्थात बंगाल की जो है नवाबदारी किसको? मीर जाफर हम आपको दे देंगे। इसलिए मीर जाफर उनका विश्वास मान लिया और अपनी सेना
जो थी उसकी सैन्य टुकड़ी थी वह युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करती है, जिससे सिराजुद्दौला हार जाता है और क्लाइव जीत जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ मीर जाफ़र को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि यह युद्ध कब लड़ा गया, तो 1757 में किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया। हारा क्यों, तो चूंकि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था उसमें से एक सेनापति कौन था, मीर जाफ़र, जिसने अपनी टुकड़ियों को युद्ध में हिस्सा लेने से क्या कर दिया, अलग कर लिया, मना कर दिया, जिससे युद्ध हार गया सिराजुद्दौला। और क्यों अलग किया, रॉबर्ट क्लाइव ने सलाह दिया कि हम आपको क्या करेंगे, बंगाल की नवाबदारी दे देंगे, अर्थात बंगाल का नवाब आपको बना दिया जाएगा। अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी चीज़ें। क्वेश्चन कैसे आते हैं वह भी मेरे द्वारा बताया जाता है, इसलिए आप नोट करते जाएं। अब एक स्रोत है यहाँ, संपन्नता का आश्वासन, जैसा कि अंग्रेज हर समय दे रहे थे भारतीय राजाओं को लालच। तो इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इंग्लैंड के लोग जो थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासकीय महत्वाकांक्षाएं थी उनको अविश्वास के दृष्टि से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। उस चिट्ठी के कुछ कट्स दिए गए हैं इसमें, कटिंग, लेकिन इतनी विशाल सत्ता पर एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। तो इस प्रकार वह वहाँ के मंत्री को क्या लिखता है, चिट्ठी लिखता है विलियम पिट को कि इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अर्थात वह अब अपनी सत्ता बताता है, जो पराजित करता है और जब अधिकार कर लेता है तो वह बताता है कि इतनी बड़ी सत्ता एक कंपनी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और उससे वह क्या है, अभिभूत है, बहुत खुश है, गदगद है कि अब यहाँ की रियासतों में, चूंकि वो समझ गया कि एक को मिलाओ और दूसरे को मार दो, अर्थात इनके पास बुद्धि विवेक उतना नहीं है, तो जिसका फ़ायदा उसने उठाया और बहुत दिनों तक उठाते रहे अंग्रेज उसी का फ़ायदा। तो इसीलिए वो लिखता है कि इस पर कब्जा करना या कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप उसकी चिट्ठी यहाँ देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह एक कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। तो अब कंपनी युद्ध भी जीतने लगी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसा इसमें बताता है कि यदि स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ऐसा कार्य किया जाता तो किसी राज्य से सीधे किसी राज्य को लड़ करके जीतने की क्या ज़रूरत थी। तो उसका आप आगे देखेंगे क्या ज़रूरत थी। तो जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कंपनी को यह एहसास होने लगा कि भैया हम उसको बिठा तो दिए हैं पर यह आसान नहीं है कि कठपुतली नवाब को हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। जो उसको कठपुतली बनाकर बिठाया गया मीर जाफ़र को, तो वह भी लंबे दिनों तक उनके इशारों पर नहीं चलेगा, नहीं नाचेगा। वे इस बात को अच्छी तरह से समझ गए। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। अब कंपनी क्या करेगी। अब देखिए, जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब यही चलता रहेगा क्योंकि एक गद्दारी कर दिया तो सब गद्दारी अब करते चले जाएंगे।
तो मीर जाफ़र की जगह अब मीर कासिम जी नवाब बन करके आ गए। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, उसको भी हराना पड़ा। मीर कासिम थोड़ा होशियार व्यक्ति था मीर जाफ़र से, तो उसने सीधे तौर पर क्या किया, विरोध शुरू कर दिया। तो बक्सर की लड़ाई पहले हुई थी प्लासी का युद्ध। तो आप प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव को याद रखेंगे विशेष रूप से। 1757 और ये 1764, 6 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष का अंतर है। तो आप इसको याद रखेंगे 1764 को। लेकिन यह लड़ाई बक्सर में अब होगी, मीर कासिम के साथ होगी। वहाँ सिराजुद्दौला था, यहाँ मीर कासिम है नवाब। तो इसको आप याद रखेंगे। उसको भी हराना पड़ा, बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। तो मीर कासिम को परास्त करके बंगाल से बाहर खदेड़ दिया गया और मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब नवाब को हर महीने क्या करना था कि हम तुमको नवाब बना दिए हैं, आप कंपनी को दोगे कितना, 5 लाख रुपए। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। तो कंपनी ने उसको क्या बोला कि आप 5,000 रुपये दोगे तो उससे वह अपना सैनिक खर्चा, व्यापारिक ज़रूरतें, अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए उसे और पैसों की ज़रूरत थी कंपनी को। तो कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। अब कंपनी की भूख बढ़ने लगी कि ठीक है, इनके पास विवेक ज़्यादा है, नहीं तो इनका खूब इस्तेमाल करो और क्षेत्र इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इलाके ले लो, वहाँ का राजस्व पूरा ले लो। धीरे धीरे कंपनी पूर्णतः कब्जे में ले लेगी, अभी आगे मिलेगा। तो फिर आता है 1765 में, जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई। 64 में युद्ध हुआ, मीर जाफ़र दोबारा बना नवाब। 65 में मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो अब सिलसिला शुरू होगा स्वयं नवाब बनने का, अर्थात सत्ता पूरी अब कंपनी के हाथ में चली जाएगी यहाँ से। किसके, मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब मुगल सम्राट क्या किए, बंगाल का जो प्रांत था पूरा, उसका दीवान नियुक्त कर दिया। किसे, कंपनी को। तो अब पूरी दीवानी कंपनी के हाथ में चली गई, स्वायत्तता कंपनी के पास चली गई। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया। जैसे ही कंपनी को क्या हुआ, दीवानी मिल गई, तो वह जितने भी संसाधन थे, जितना भी राजस्व था, उस पर पूर्ण नियंत्रण कंपनी का हो गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई, क्योंकि वो टैक्स देना नहीं चाहते थे और व्यापार स्वतंत्रता पूर्वक करना चाहते थे। तो वह अब उनका उद्देश्य यहाँ पूरा हो जाता है। अब 18वीं सदी की शुरुआत होती है। तो 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदने पड़ती थी। तो यहाँ के जो संसाधन थे, अर्थात जो सामग्री थी, तो यहाँ के लोग बहुत होशियार थे। सोना चांदी दो और वो वस्तुएं लो, तो सोने और चांदी से खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। सोचो, भारत का ऐसा विकसित देश था कि उस समय ब्रिटेन के पास कोई वस्तु नहीं थी ऐसी कि भारत में लाकर वो बेच सके या व्यापार कर सके। फिर हम देखते हैं आगे। तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब पूरे संसाधन उनके हो गए, राजस्व पूरा उनका हो गया। तो अब उनको वस्तुओं पर उनका एक अधिकार हो गया। जो कच्चा माल था वे स्वयं अब उसका दोहन करते थे, शोषण करते थे। पहले खरीदते थे, राजा से अनुमति लेते थे, राजस्व चुकाना पड़ता था सोने के रूप में और चांदी के रूप में। तो अब उनको दीवानी खुद मिल गई, इसलिए वो संसाधनों का भरपूर दोहन करने लगे। अब भारत से होने वाली आमदनी जो है
आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। तो अब इससे क्या कर सकती थी, कंपनी तैयार माल खरीद सकती थी, इतना राजस्व उसको प्राप्त होने लगा कि वे रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी जो सेना रखी थी उसको वेतन दे सकती थी, उसकी फौज थी जो अपनी खुद की उसको संभाल सकती थी, और कलकत्ता में जो किले निर्माण किए जा रहे थे, दफ्तरों का निर्माण किया जा रहा था, उसकी लागत भी उससे प्राप्त हो जाती थी। अब तो इस प्रकार से अब कंपनी को ब्रिटेन से कुछ भी लाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती थी, प्रॉफिट बल्कि ले जाकर वो ब्रिटेन में अब इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए बोलते थे कि जो धन का पलायन पुस्तक लिखे हैं दादा भाई नवरोजी साहब, वो बोलते हैं कि जो ये भारत का धन है वो टेम्स नदी के किनारे, हुगली से टेम्स नदी के किनारे जाकर उड़ेला जा रहा है। फिर हम एक कोट को देख लेते हैं, इसमें एक कोट भी दिया गया है, ये नवाब की शिकायतें क्या थी तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था, जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। तो शुरू में क्या किया, उन्होंने विनती करी कि एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए क्या किया, तैयार कर लिया, और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट घसोट रहे हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है 1733 में नवाब कि वो किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पैरा की ओर। अगला बिंदु है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। तो अब चूंकि जो मुगल शासक थे वो दीवानी दे ही चुके थे, तो अब वे स्वयं नवाब बन जाएंगे। तो नवाब बनने का यह मतलब था कि इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन उनके इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। अर्थात जो कंपनी के कर्मचारी थी जो टैक्स देने से मना कर दिए थे, अब कंपनी का नवाब बन गया तो कर्मचारी भी खुद को नवाब ही समझते थे, तो वो अब नवाबों की तरह बिहेवियर करने लगे भारतीयों से। अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो नेक्स्ट में है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। जो प्लासी का युद्ध था, सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था क्लाइव का, उसके बाद से यह रूल्स हो गया कि जो कंपनी के अफसर रहेंगे, ऑफिसर्स, उनको जो बंगाल का नवाब होगा वह तोहफे के रूप में अर्थात मुफ्त तोहफे के रूप में क्या करेगा, ज़मीन देगा और बहुत सारा पैसा भी देगा उसके साथ। ऐसी प्रथा बना दी गई। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, अब चेन्नई वर्तमान का, आया था, कब 1743 में, तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। 43 में आया, 67 में 2 बार गवर्नर बनने के बाद वापस गया, तब 4,01,102 पाउंड के बराबर उसके पास संपत्ति थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। जब उसके गवर्नर का दूसरा कार्यकाल था तब उसको कंपनी के जो भीतर भ्रष्टाचार हो रहा था, मतलब ब्रिटिशर्सों के बीच में आपस में ही, तो उसको खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद
में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। ब्रिटिश संसद में ये सवाल उठाए गए कि लॉर्ड क्लाइव खुद भ्रष्टाचारी है, तो उसको खुद के लिए सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगने लगे। अब चूँकि वहाँ सरकार थी, महारानी का शासन था, तो उनको भी अब संदेह में पड़ गए वहाँ के राजा, कितनी संपत्ति आखिर इसने कैसे लूटी। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने क्या किया, आत्महत्या कर ली, अपने से ही मर गया। 74 में, 72 में सफाई दिया, 74 में आत्महत्या कर ली। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए, क्योंकि अब इच्छा जब और ज़्यादा खाने की होगी, लालच बुरी बला, जब वे सोचने लगे कि अब संपूर्ण भारत को लूटें, तो संपूर्ण भारत में छोटे छोटे राजवंश बहुत सारे थे, अब सबसे उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। इसलिए बीमारियां और लड़ाई में क्या होता था, कम उम्र में ही वे मौत को प्राप्त हो जाते थे, मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो इसमें यह बताने की कोशिश की गई है इस पैराग्राफ में कि हर आदमी लूट घसोट करने वाला नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मिडिल फैमिली से गवर्नर बन के आते थे और उनका ये उद्देश्य होता था कि भारत से हम इतना धन कमा लें कि हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक ढंग से ब्रिटेन जाने के बाद वहाँ कट सके। तो वहाँ उनको नवाब अब बोलने जाने लगा और मजाक उड़ाया जाने लगा, नाटक और कार्टून बना करके। तो ऐसा इसमें वर्णन मिलता है। फिर एक कोट देख लेते हैं। तो यह भी क्वेश्चन आते हैं कि जो अंग्रेजी अफसर थे वे भारत किस लिए आते थे, या कंपनी स्थापना के बाद परिणाम क्या थे। तो वे अत्यधिक धन कमाकर बड़े आदमी बन जाते थे। जैसा कि इसमें लॉर्ड क्लाइव साहब की संपत्ति का ब्यौरा भी दिया गया है। इसमें एक कोट है कि क्लाइव खुद को कैसे देखता था, स्वयं को वह कैसे आंकता था। तो संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। संसद में, ब्रिटिश संसद में वो क्या कहता है। उस स्थिति की बोलता है कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी के जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। तो इसमें वह बताता है कि प्लासी की जो लड़ाई थी उसको जीतने के बाद उसका जो ओहदा बना भारत में, तो वह था कि वहाँ के जो ताकतवर राजा रजवाड़े थे उसके एक इशारे पर एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार रहते थे। और जो वहाँ के दौलतमंद महाजन व्यवस्था थी, तो महाजन लोग थे, उसकी एक मुस्कुराहट के कायल थे। इस प्रकार से वह बताता था कि वहाँ का जो खजाना था तो एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरातों की बाजार थी, मंडी थी, एकदम खजाने थे और मैं उस पर बैठा था। तो उस समय वह बताता है कि उस समय मेरे संयम पर मैं खुद हैरान हूँ कि मैं लूट नहीं सका और ज़्यादा, ऐसा वो सोचता था। अब हम आते हैं कंपनी का फैसला या शासन, फैलता कंपनी का अब शासन कैसे कैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अब फैलाएंगी वो अपना शासन कंपनी। तो यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट
इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। वे पहले राजा की परिस्थितियों को भांपते थे, पड़ोसी राज्य से उसकी खबर ले लेते थे गुप्तचरों के माध्यम से कि क्या है, फिर उसके बाद वो प्रहार करते थे कि राजा मानेगा या नहीं, उसकी कमजोरी क्या है। जब कमजोरी उनको पता चल जाती थी राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तीनों प्रकार से, तो वह उस पर हमला करके उसको जीत लेते थे, हड़प लेते थे। ऐसा कार्य करते थी कंपनी। फिर है बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट अर्थात उनके सैनिक अब तैयार रहते थे। हर जो राजा होता था उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए खुद की वो सैनिक रखता था, रेजिडेंट। ये कंपनी के राजनीतिक, व्यावसायिक और प्रतिनिधि होते थे। कंपनी के ये रेजिडेंट जो होते थे राजनीतिक व व्यावसायिक प्रतिनिधि कहलाते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना, और रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी क्या करते थे, दखल देते थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी की रियासतों पर सहायक संधि, कंपनी ने क्या किया, रियासतों पर थोप दिया, सहायक संधि भी थोप दी गई। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। अर्थात जो सहायक संधि मान लेती थी तो वह अब स्वतंत्र सेना नहीं रखेगी, वह अब ब्रिटिश रेजिडेंसी के अधीन रहेगी, रेजिडेंस के ही सैनिक रहेंगे। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से वो अब शासन व्यवस्था को अपना फैला रहे हैं। फिर एक गतिविधि दी गई है, इसको देख लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं और कुछ महीने के लिए भारत आए हैं। इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के बारे में बताएं और उनकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। तो इस प्रकार दिखाया गया है कि जो उनका पुराना जीवन कष्टमय था, आज वो ऐशो आराम में गुजार रहे हैं इंडिया आकर के। तो इस प्रकार से भारतीय सत्ता को उन्होंने चकनाचूर कर दिया और स्वयं अपने हाथ में लेते चले गए। यहाँ सहायक संधियाँ भी कुछ थोपी गई। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधियाँ वही था सबसे ज़्यादा करने वाला, उसको सहायक संधियों का जनक बोला जाता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर है उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी उस राजा को, और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो सेना किसकी, कंपनी की। पैसा कौन देता था, राजा, अपने राजस्व से, अपने राज्य से। यदि नहीं दे पाता था तो उसके इलाके की जो ज़मीन थी उसको कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक था, उस समय अवध के नवाब ने 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा जो सैन्य सहायता के लिए कर देना था वो पूरा नहीं करने पर किनका आधा राज्य हड़प लिया गया, तो वो अवध और हैदराबाद के कई इलाके, लेकिन अवध का आधा राज्य। सहायक सेना का पैसा अदा नहीं कर पाए अवध के नवाब 1801 में, इसलिए उनके आधे राज्य को क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया। तो लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि किसकी देन है, तो लॉर्ड ब्लेजली को आप याद रखें, सही जोड़ी के लिए आता है तो उसके नाम से ही आप जोड़ लेंगे, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधियाँ, तो आपको याद रहेगा। फिर एक कोट देख लेते हैं, इसमें अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट्स के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टिली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है। ये बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि बहुत सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाते थे, पर ठीक है, महल के अंदर हो तो शानो शौकत से आप जीते रहोगे।
बस अब नाम के नवाब थे। फिर एक कोड दिया गया है इसमें, रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। अब कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। रेजिडेंट जो होता है वो पूरे रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंटी यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है तब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। तो ये थी रेजिडेंट की ताकत। संपूर्ण सत्ता अब रेजिडेंट के हाथ में थी। राजा सिर्फ नाम मात्र का था, न तो खुद की सेनाएं रख सकता था, न खुद का अब राजस्व था उसके पास। सिर्फ पेंशन के रूप में थोड़े बहुत खर्चे मिल जाते थे बस, बाकी खजाना पूरा अब रेजिडेंट के खर्चे में काम आ रहा था। ज़मीन का राजस्व कंपनी के पास जा रहा था। ये रेजिडेंट की ताकत बताई गई है इसमें। निषेध का मतलब होता है निर्देश या मना कर देना। अधीनस्थ का मतलब होता है दब्बूपन, दब कर रहना। अब हम बढ़ते हैं आगे। टीपू सुल्तान शेर मैसूर। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से आता है कि शेर मैसूर के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है। तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। ये आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है और आएगा, उम्मीद है ऐसे। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। जब कंपनी को ऐसा लगा कि बात अब नहीं बन पाएगी इधर उधर भिड़ाने से, तो डायरेक्ट वो टकरा जाते थे प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर कि हाँ भैया, यदि आप हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो युद्ध के लिए तैयार रहो। यदि जीत गए तो तुम्हारा और यदि हार गए तो हमारा राज। इस प्रकार फिर वो प्रत्यक्ष रूप से भी सामने आते थे। ये टीपू सुल्तान की कहानी में समझ में आ जाएगा। तो हैदर अली 1761 से 1782, उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में। तो हैदर अली को भले आप याद न रखें, किसका पुत्र था? हैदर अली का, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 1799, इस बात को आप याद रखेंगे। मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जो मालाबार तट पर व्यापार होता था तो पूरा मैसूर राज्य के नियंत्रण में आता था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। किस का? चंदन की लकड़ी का, काली मिर्च का और इलायची का निर्यात उसने क्या किया? रोक दिया। जो भी उसके रियासत में क्या थे? बंदरगाह थे। उन बंदरगाहों से उनने बोल दिया कि आप चंदन की लकड़ी और काली मिर्च, इलायची का निर्यात नहीं कर सकते। सुल्तान ने स्थानीय सौदागारों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने पर क्या किया? रोक लगा दिया। जो भी स्थानीय साहूकार सौदागार थे उनको क्या बोला कि आप कंपनी के साथ कारोबार नहीं करोगे। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यह पहला सुल्तान था जिसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने में सफल रहा था। तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, टीपू सुल्तान किसके सहयोग से, किस कंपनी के सहयोग से या किन के सहयोग से, किन व्यापारियों को? तो फ्रांसीसियों के सहयोग से, फ्रांसीसी व्यापारी के सहयोग से। फ्रांसीसियों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए ब्रिटिशर्स और ज़्यादा उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो स्वयं अत्याधुनिक होता चला जा रहा था हथियारों में भी, जिससे लड़ाई में मदद मिल सके, और आधुनिकीकरण कर रहा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। एक डायग्राम दिखाया गया है, उसको देख लेते हैं। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म्स द्वारा ये चित्र बनाया गया है। ये टीपू सुल्तान के बच्चे हैं
कार्नवालिस, ये कार्नवालिस हैं, इनके सामने पेश किया जा रहा है बंधक के रूप में, बंदी बनाकर। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था। हैदर अली भी, उसका पिता, और टीपू सुल्तान ने भी। लेकिन 1792 में मराठों और हैदराबाद के निजाम कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उसके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। तो इस माध्यम से ये क्वेश्चन आता है कि टीपू सुल्तान जब 1792 में युद्ध हारा तो किस किसने अंग्रेजों का सहयोग दिया। तो इसमें याद रखना 1792 में मराठों ने और हैदराबाद के निजाम ने किसका, कंपनी का साथ दिया था। ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था मराठों ने और हैदराबाद के निजाम ने, और कंपनी की संयुक्त सेना ने हमला किया था टीपू पर। तब टीपू हार गया था और संधि करनी पड़ी थी उसको, जिसके तहत उसके दोनों बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास शर्त के रूप में रखी थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए जब उसने मना कर दिया कि आप बंदरगाहों से व्यापार नहीं करेंगे, यहाँ के जो व्यापारी हों कंपनी के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, सौदा नहीं करेंगे। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी, खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई, 1767 से 1769, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। तो मैसूर का प्रथम युद्ध, आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध, आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध, आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध और आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था 1799 वाले में। तो इसको आप याद रखेंगे, ये आंग्ल मैसूर के युद्ध हैं, पूछ लिए जाते हैं तो लास्ट वाले को याद रखेंगे, सन 1799 और प्रथम वाले को। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग जो थी 1799 की, वह श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कंपनी को क्या हुआ, इसमें सफलता मिली थी। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे। इसमें मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया था और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी। तो इस प्रकार से टीपू का अंत होता है, जो आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध होता है 1799 में। श्रीरंगपट्टम या पट्टनम आखिरी जंग थी जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब टीपू की कुछ कहानी कोट के रूप में दी गई हैं, उसको भी देख लेते हैं। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है। प्रचलित किस्सों में उसकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो शेर की तस्वीर आप याद रखेंगे, राजसी झंडे। उन्हें शेर मैसूर क्यों कहा जाता था, तो शेर को मारने के कारण। इन दोनों पॉइंट को आप नोट करेंगे। ये डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है, हमला और नीचे टीपू का डायग्राम। तो चित्र टीपू का खिलौना शेर, यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। तो ये खिलौना बनवाया गया था। फ्रांसीसी सैनिक पर हमला बोलता है शेर,
तो घुमाने पर शेर दहाड़ता है और वो चीखता है। तो ये अब विक्टोरिया म्यूजियम में रखा गया है, एल्बर्ट म्यूजियम में, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है अभी भी। अब हम देखते हैं मराठों से लड़ाई। अभी मैसूर की लड़ाई थी, अब आंग्ल मराठा की लड़ाई आएगी अंग्रेज़ों की। तो पहला कोड देख लेते हैं, गतिविधि क्या थी। कल्पना कीजिए आपको श्रीरंगपट्टम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। अब हम पढ़ेंगे मुख्य मुद्दा, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है मराठों से लड़ाई। तो 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे दी गई। तो ये जो सिंधिया और होलकर हैं, सब मराठे राजवंशों की देन है। तो 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, उसमें मराठा बुरी तरह से हार जाते हैं। परिणाम यह होता है कि अब छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाते हैं, जिसकी बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। तो यह क्वेश्चन आता है कि मराठे जब हार गए तो उनकी बागडोर या उनका जो फूट हुआ तो किन किन राजाओं के रूप में हुआ। तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री, पेशवा बोलते थे, अंतर्गत कॉन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। तो इनको आप याद रखेंगे, मराठा के अंतिम जो थे तो वो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर दो मराठा योद्धा एवं राजनीतिज्ञ थे। अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। युद्ध 1782 में सालबाई की संधि हुई। संधि के साथ पहला युद्ध जो था मराठाओं और आंग्ल का या ब्रिटिश का, कंपनी का, तो वो 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। तो यह क्वेश्चन आता है कि मराठों का प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है तो वो किस संधि से समाप्त हुआ। तो सालबाई की संधि से। इसको आप नोट करेंगे, सन भी नोट कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। 1782 जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध था, या इसको आंग्ल मराठा युद्ध भी बोलते हैं, 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित, कहाँ, उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 और 1819 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। तो 3 मराठा युद्ध हुए, उनमें से पहला जो समाप्त हुआ वह सालबाई की संधि 1782। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, जिसमें उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था उसका परिणाम क्या हुआ। तो उसका परिणाम यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग, तो उड़ीसा के उत्तर का और यमुना के उत्तर का भूभाग, दिल्ली और आगरा, ये दोनों राज्यों का पूरा क्षेत्र किसे दे दिया गया, अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। और जो अंतिम युद्ध हुआ 1817 से 1819 में, तो मराठों की ताकत अब यहाँ से लगभग पूरी तरह से कुचल दी गई। पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में क्या कर दिया गया, पेंशन पर भेज दिया गया कि भैया आप पेशवा वशवा कुछ नहीं है, अब आप जाइए, पेंशनधारी हैं। तो बिठूर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। जो विंध्य पर्वतमाला है उत्तर भारत दक्षिण भारत को अलग करती है, तो अब दक्षिण पूरा ये क्या हुआ, दक्षिण का भूभाग ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में चला गया। अब हम अगला बिंदु देखते हैं, सर्वोच्चता का दावा। यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब की एक प्रतिमा दी गई है। सर्वोच्चता का दावा आप देखते हैं।
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नया नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती थी। तो जो ये लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन के आते थे जो भी, तो ये अपने आप को सर्वोच्च सत्ता घोषित कर देते थे, क्योंकि राजा उस समय फूट पर चल रहे थे, इसलिए वे आसानी से राजाओं को जीत लेते थे। इसलिए उनमें आत्मविश्वास इतना ज़्यादा हो गया कि जो हम कहेंगे वही होगा। यदि हम चाह लेंगे इस क्षेत्र में कि यहाँ का राजा हटा करके इस क्षेत्र को हम ले लें और इसे पेंशनधारी बनाकर कहीं दूसरी जगह भेज दें, तो ये हम बाकायदा कर सकते हैं। वही इनकी सर्वोच्च सत्ता को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। लेकिन इस प्रक्रिया में वे रोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में है, छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण किताब में आगे हम पढ़ेंगे। ये कित्तूर की जो रानी है चेन्नम्मा की स्मृति बनाई गई है, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन विशेष रूप से आप लाइन नोट करेंगे कि दक्षिण भारत में किसने अंग्रेजों को दबाने का प्रयास किया। दक्षिण भारत में फिलहाल कर्नाटक में है कित्तूर, जहाँ की रानी चेन्नम्मा ने कब 1824 में, लेकिन 29 में इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने भी इसका प्रतिरोध किया। 1830 पर उसे फांसी दे दी गई। तो यहाँ ये जो प्रतिरोध किए गए इनको जरूर आप लिखेंगे। नेक्स्ट पैरा है 1830 के दशक के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। रूस के प्रभाव से क्या था, अब इसको डर लगने लगा। 1830 में कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव दूसरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह थे पंजाब के। कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने बंगाल का भी अधिग्रहण कर लिया। तो टक्कर कहाँ के राजा ने दी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने दी, जो पंजाब के राजा थे। तो इस प्रकार से रूस के भय से उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत को भी अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। तो ये इसमें सीटेट में तो नहीं पूछा जाता, पीएससी यूपीएससी में परिणाम के रूप में पूछा जाता है कि उत्तर भारत में अधिकार करने का उनका मूल उद्देश्य क्या था। तो ये रूस के भय का एक कारण था। फिर अब आते हैं हम विलय नीति या हड़प नीति जिसको बोलते थे। ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबार था। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा मान ली जाएगी या बन जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, सम्बलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, सबकी डेट भी याद रखना, ये पूछे जाते हैं। सतारा कब, तो 1948 में, सम्बलपुर 1848, सम्बलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया।
अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। परिणाम यही था जो लॉर्ड डलहौजी की नीति आई थी, विलय नीति, कूटनीति या हड़प नीति इसको बोला गया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो थी, फूट डालो और शासन करो, तो इसका परिणाम ही था 1857 की क्रांति। कुछ धार्मिक ठेस भी थे, जैसे चर्बीयुक्त कारतूस, उनका भी बहुत बड़ा योगदान का तात्कालिक कारणों में वही था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, गतिविधि देख लेते हैं। एक दिया गया है, तो ये तो बच्चों के लिए है, कल्पना योग्य है। कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं, आपको बचपन से ही एहसास कराया जाता है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? ये संबलपुर के वीर सुरेंद्र शाह का चित्र दिखाया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बदलती हुई भारत की स्थिति इन मैपों में दिखाई गई है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भारत 1840 का है, ये भारत 1797 का है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, 1857 का भारत भी इसमें दिया गया है। चित्र ABC, भारत में अंग्रेजों की फैली सत्ताएं। इस नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें। तीनों नक्शों में इन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थी। ब्रिटिश शासन जहाँ जहाँ था, तो यहाँ मार्क बताया गया है पीले रंग से, येलो कलर से ब्रिटिश शासन था, और रेड कलर से ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे जो क्षेत्र, उन क्षेत्रों को दिखाया गया है जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। नया बिंदु है नए शासन की स्थापना। अब ब्रिटिश शासन यहाँ से शुरू करेगी। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785, इनको याद रखेंगे। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा करी। जिसमें कौन प्रमुख था? जनरल या गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। तो एक क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में कंपनी बंगाल के साथ साथ बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी? तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय में। फिर ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो प्रेसिडेंसी में बटे थे, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। इनके नाम आप याद रखेंगे। उस समय तक हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में सुधार खासतौर से उल्लेखनीय है, तो इसको भी याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स कौन से सुधार कार्य किया? न्याय के क्षेत्र में। फिर है 1722 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतों में अभी भी काजी मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो इसमें 2 तरह की अदालतों का वर्णन किया गया है न्याय व्यवस्था में, उसकी फौजदारी और दीवानी। तो जो फौजदारी अदालत थी उसमें काजी मुफ्ती थे। दीवानी अदालतें मुख्य रूप से, तो दीवानी अदालतों का मुखिया जो था यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था। और भारत के जो काजी और मौलवी हिंदू पंडित थे वे उसके लिए अनुवाद का कार्य करते थे, कानूनों की व्याख्या करने में, चूँकि उसको हिंदी नहीं आती थी इसलिए। और जो फौजदारी मामले होते थे तो वहाँ काजी और मुफ्ती ही उसके अंतर्गत देख रेख करते थे, लेकिन किसके अंडर में? जो यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था उसके निगरानी में। अब यहाँ सबको बताया गया है कि किस नाम का क्या अर्थ है। काजी एक न्यायाधीश होता था मुगल काल का। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स
संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। तो लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स याद रखेंगे, संसद का ऊपरी सदन है। और हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड का जो संसद हाउस ऑफ कॉमन्स है उसको भी आप नोट कर लेंगे। इसमें एक डायग्राम वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा आरजी पालार्ड द्वारा चित्रित, यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से जनसंख्या खचाखच भरी हुई है। जो वारेन हेस्टिंग्स साहब पर यह मुकदमा चलाया जा रहा है, पोलार्ड द्वारा ये चित्र बनाया गया है। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। तो इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स 1785 जब इंग्लैंड वापस जाता है तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता है जो 7 वर्ष चलता है। फिर हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NV हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो किसने, इनका नाम याद रखेंगे, NV हॉलहेड ने। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को याद रखेंगे। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय, एक नए सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में क्या किया गया, स्थापित कर दिया गया। और अपीली अदालत, सदर निजामत जिसे अदालत भी स्थापित की गई। फिर नेक्स्ट पैरा है, भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, मुस्लिम अधिकारियों, दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया। तो इस प्रकार से प्रशासनिक सत्ता जो भारतीय जिलों की मुख्य रूप से थी वह कलेक्टर के हाथ में चली गई। कलेक्ट्रेट यह निर्धारित कर देता था और उसका संरक्षण जो था, कलेक्ट्रेट जो था तो सत्ता का संरक्षण का केंद्र बन गया, जिससे पुराने जो सत्ता के केंद्र थे उनका धीरे धीरे वर्चस्व समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक स्रोत को, इसको देख लेते हैं। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्यवाही के दौरान एडमंड बर्के एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया। उसका एक हिस्सा इस प्रकार है। तो जो एडमंड है वह कहता है कि मैं सबके शत्रु, अर्थात वारेन हेस्टिंग्स को कहता है यह सबका शत्रु है, इसलिए वो बोलता है कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। मैं उनके हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिसके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और उनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर उम्र के नाम पर क्या किया, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चलाता हूँ, ऐसा एडमंड महोदय ने वर्णन दिया। तो सिर्फ क्वेश्चन वही आता है किस पर महाभियोग चला गया, तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं कंपनी की फौज। कंपनी अपनी फौज कैसे तैयार करी। तो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। तो ये तो हो गया क्या, मुगलों की कैसी व्यवस्था थी। तो मुगलों के पास क्या थी, घुड़सवार थी और पैदल सेना थी। तीरंदाज, तलवारबाज बहुत अच्छे थे। सहायता कौन करते थे, जो उनके इलाके के सशस्त्र किसान मजदूर थे, तो वो और स्थानीय जमींदार जिनको जमींदारी प्रथा दी गई थी,
तो वो युद्ध के समय सम्राट की सहायता करते थे, मुगल सम्राट की, पैदल सेना भेज करके। फिर है 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडियन कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसमें भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही, अंग्रेज जो थे अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। अंग्रेज जो थे अपनी सेना को क्या बोलते थे? सिपाही या आर्मी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैरा। तो 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र से भी लड़ रहा था। यहाँ सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मिचलाक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। अब वे बंदूक का प्रयोग करने लगे, इसलिए पैदल सैनिक ज़्यादा भर्ती किए जाने लगे अंग्रेज़ों द्वारा। फिर एक कोट आता है जिसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं। धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले लिखे गए। तो आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है, धर्मशास्त्र कब लिखे गए? 500 ईसा पूर्व। सवार, घुड़सवार, मस्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। तो भारी बंदूक ये ऑप्शन में आता है कि किस नाम से जानते हैं? मस्केट। फिर है मैचलाक। क्या है? शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो मैचलाक, नाम ही उसका मैच यानी माचिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो यहाँ पे दिखाया गया है कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया है। मराठों और मैसूर के साथ युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी, इसलिए अंग्रेज भी घुड़सवार टुकड़ियाँ मजबूत करने लगे। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देने लगे। अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा उनको। भारतीयों को अब यूरोपीकरण किया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आती थी क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपनी समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? तो भारत में जो थी जातिगत समुदाय व्यवस्था बहुत चरम सीमा पर थी। उस समय धार्मिक व्यवस्थाएं, आस्थाएं बहुत थी, इसलिए वो सबको एक ही डंडे से हाँक रहे थे। इसलिए उनकी धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी और अंग्रेज उस बात को नहीं समझ पाते थे। सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन, और इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों से किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अभी अध्याय 5 पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, उसमें पढ़ेंगे। तो उसमें धार्मिक सामाजिक जब ठेस पहुंचा सैनिकों को, तब जाके वो सीधे बगावत कर दिए। अब हम देखेंगे इस पाठ का निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने वाले में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों से यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी गई। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग, 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग जो थे और आबादी, उस पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया इसमें कि एक व्यापारिक कंपनी जो व्यापार करने आती है, धीरे धीरे औपनिवेशिक शक्ति के रूप में और धीरे धीरे संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में ले लेती है और पूरे भूभाग पर अपना
वर्चस्व अधिकार स्थापित कर लेती है। तो इस प्रकार इसका निष्कर्ष यहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार से यह टॉपिक समाप्त होता है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जिसमें आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, बंगाल के नवाब और मुग़ल सम्राट, विशेष रूप से जब कंपनी व्यापार करने आती है तो किस प्रकार से फरमान जारी करवाती है, फिर धीरे धीरे अपनी किलेबंदी करती है, लड़ाइयाँ लड़ती है और बंगाल के नवाब को पराजित करके सत्ता हाथ में लेती है और धीरे धीरे भारत को एक औपनिवेश में बदल देती है और फिर संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में ले लेती है। बीच में फूट डालो शासन करो की नीति जो डलहौजी की थी, वहीं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां आप पढ़ेंगे तो ये सही जोड़ी में आ जाते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां और लॉर्ड डलहौजी की फूट डालो शासन करो। तो इस प्रकार से आप इसमें क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किए हैं, जिसका बहुत सारा डिटेल देखने को मिला है। उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, 5-6 क्वेश्चन आप एनालिसिस करेंगे। टेस्ट सीरीज जो डाली गई उसमें आप जा करके देख सकते हैं। बाकी जून से कंटिन्यू महामैराथन टेस्ट सीरीज चलेगी 1 महीने की। अभी ये जो 10-12 टॉपिक हैं 10-12 दिन में समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ आप लोग इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें, सारा कंटेंट एकदम बेहतरीन ढंग से पाएंगे। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और लाइक कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।